हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT इंग्लिश के जो अपडेटेड सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सीक्वेंसिंग में प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज को, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। अभी जो पार्ट चल रहा है यहाँ पर वो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। आप सिलेबस में देखोगे थर्ड पार्ट दिया हुआ है, उसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, इंडियन राइटर्स हैं, उनको हम कर रहे हैं, जिनमें से एक हैं कमला दास। ठीक है। कमला दास जी के दो पार्ट ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें भी देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं कमला दास जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है। अब ये पोएम ही हम स्पेशली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर सिलेबस को थोड़ा डिटेल वे में देखोगे तो सिलेबस में दो पोएम को स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है। एक तो है इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन, कमला दास द्वारा दिया गया है, लिखी गई है पोएम। और इस सीरीज का सेकंड पार्ट मैंने एन इंट्रोडक्शन पोएम पे ही बनाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और दूसरी पोएम जो दी गई है उसमें वो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसको आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पोएम का टेक्स्ट देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी पोएम है। टेक्स्ट भी आप देखोगे बहुत ही सिंपल है, आप इजीली लाइंस को रीड आउट करोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम इसकी थीम समझ लेते हैं, उससे क्या होगा, आपको और भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कंप्लीट टेक्स्ट की। देखिए, ये पोएम किस पर बेस्ड है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम बाय कमला दास, अ रिनाउंड इंडियन पोएट दैट एक्सप्लोर थीम ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। तो किस पे बेस्ड है, ध्यान रखना है, अपनी बचपन की जो यादें हैं उनको ताजा कर रही है, नॉस्टैल्जिक मोड में है वो। ठीक है। एंड द पासिंग ऑफ टाइम। ठीक है। किस पर बेस्ड है, आपको क्लियर हुआ होगा। द पोएम इज अ नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन ऑफ द स्पीकर्स चाइल्डहुड स्पेंट एट देयर ग्रैंड मदर्स हाउस। बेसिकली ग्रैंड मदर जो है ये मतलब इनकी नानी है, जिनके घर पे जो उन्होंने टाइम बिताया था जब उनकी नानी जीवित थी, उस समय की ये स्टोरी इन्होंने इस पोएम में कन्वे की है। ठीक है। द पोएम बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक वे में लेके जाती है, अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही हैं जो हमारी राइटर हैं कमला दास। ठीक है। वो रिकलेक्शन कर रही हैं अपनी मेमोरीज को। ठीक है। और अपने बचपन को याद कर रही हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब्स द हाउस, इट्स सराउंडिंग्स एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट। तो स्पीकर स्पीकर कौन है इसमें, खुद कमला दास जी ही जो हैं वो स्पीकर हैं। और वो डिस्क्राइब कर रही हैं उस पर्टिकुलर हाउस के बारे में, उनकी ग्रैंड मदर का जो हाउस है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं, उसकी सराउंडिंग्स के बारे में। ठीक है, बातें कर रही हैं वो। एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट, और उसके साथ जो उनकी यादें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में वो डिस्क्राइब कर रही हैं इस पोएम में। द पोएम आल्सो टचेस ऑन द थीम ऑफ ग्रोइंग अप एंड लीविंग चाइल्डहुड बिहाइंड। और पोएम क्या मतलब किस चीज पे बेस्ड है, जैसे कि हर कोई अपनी बचपन को बहुत पसंद करता है। ठीक है। हर रीडर जो भी इस पोएम को रीड करेगा वो रीडर अपने आप को उससे रिलेट करेगा। ठीक है। तो पोएम किस चीज को, किस इमोशनल टच को फील कराती है। द पोएम आल्सो टचेज ऑन द थीम ऑफ ग्रोइंग अप, कि किस तरीके से हम बड़े हो जाते हैं और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम वापस से अपने बचपन में लौट जाएं। एंड लिविंग चाइल्डहुड बिहाइंड, और कैसे हमारा जो बचपन है वो पीछे छूटता चला जाता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये पोएम है। अब हम इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि टेक्स्ट में किस तरीके से उन्होंने कन्वे की हैं बातों को, एकदम क्लियर वे में। देखिए, फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट और लास्ट लाइन हर एक पोएम की, अगर आप पोएम कोई भी टेक्स्ट रीड कर रहे हो तो अक्सर क्वेश्चन बन जाता है फर्स्ट लाइन पे और लास्ट लाइन पे, तो वो भी ध्यान रखना है। फर्स्ट लाइन क्या है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमेन डाइड। मतलब यहाँ पर किस वुमेन की चर्चा हो रही है, तो इनकी ग्रैंड मदर की बात हो रही है। ठीक है, कि वो अब एट प्रेजेंट नहीं है, वो मर चुकी हैं, लेकिन अभी ये पुरानी यादों में जा चुकी है और उसकी चर्चा कर रही है यहाँ पर कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ठीक है, जहाँ पे इन्हें ट्रू लव मिलता था, जहाँ जहाँ की मेमोरीज ऐसी थी जिनको भुलाना नामुमकिन है। ठीक है। द हाउस विथड्रू, वंस अ मिनट, देखिए, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, snakes moved among books, I was then too young, I read and my blood turned cold like the moon.
How often I think of going. There is peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie. ठीक है, behind my bedroom door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved, I who have lost my way and beg now at strangers door to receive love at least in a small change. तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर हाउस के बारे में, वहाँ पे जब वो रह रही थी तो वो किस तरीके की फीलिंग्स रखती थी, उसके उस हाउस की जो सराउंडिंग्स थी उनके बारे में वो चर्चा कर रही हैं। ठीक है, जो वो स्टोरी बुक पढ़ती थी उस पर्टिकुलर बेडरूम के बारे में चर्चा करती हैं पोएम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। अभी हम आगे चलते हैं। समरी हमने देखी इसकी कि क्या है। देन देखिए, इमेजरी और सिंबोलिज्म, कौन कौन से सिंबल्स हैं जो इसमें यूज किए गए हैं और किस चीज को सिंबलाइज करते हुए। जैसे कि आपने टेक्स्ट रीड करा तो उसमें जो वर्ड आया है हाउस, द हाउस सिंबलाइज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो हाउस क्या सिंबलाइज करता है, क्या हमें अपने पर्टिकुलर हाउस में जब हम रहते हैं तो हमें कैसी कैसी फीलिंग आती है, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो हाउस क्या पोएम में क्या सिंबलाइज करता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड चाइल्डहुड इनोसेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक पोएम में वर्ड आया गार्डन, तो गार्डन किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, गार्डन रिप्रेजेंट्स अ केयर फ्री एंड आइडलिक चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट है स्विंग, झूले के बारे में चर्चा हुई है। द स्विंग इज अ सिंबल ऑफ जॉय एंड प्लेफुलनेस। ये किस चीज का सिंबल है, एक खुशी का, या फिर बचपन में जो खेल खेले जाते हैं प्लेफुलनेस से रिलेटेड है ये। ठीक है, द वेल, यहाँ पे एक कुएं की चर्चा हुई है। ठीक है, वेल की बात हुई है, तो द वेल रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ लाइफ एंड नरिशमेंट। तो जैसे वाटर का सोर्स होता है एक वेल जो है, ऐसे ही वेल को सिंबलाइज किया गया है सोर्स ऑफ लाइफ से, नरिशमेंट से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये किस थीम पर बेस्ड है। तो मोस्टली मेन थीम क्या होगी, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, द पोएम इज अ नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन ऑफ द स्पीकर्स चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्डहुड इनोसेंस। और दूसरी क्या थीम हो सकती है, एक तो होगी नॉस्टैल्जिक। ठीक है, नॉस्टैल्जिया मतलब हम अपने पुरानी यादों में जब खो जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो सब उस चीज को, उस टर्म को हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। द पोएम इज अ नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन ऑफ द स्पीकर्स चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इससे अलग अगर कोई और थीम हो सकती है इस पोएम की, तो वो क्या है, चाइल्डहुड इनोसेंस। ठीक है, बचपन की जो मासूमियत होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है, जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं तो वैसे। तो वो ये चाइल्डहुड इनोसेंस एक और थीम है इसकी। द पोएम कैप्चर द इनोसेंस एंड वंडर ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट और क्या थीम हो सकती है इसकी, तो पासिंग ऑफ टाइम, कि समय किस तरीके से कितनी जल्दी गुजरता चला जाता है, तो पासिंग ऑफ टाइम एक थीम ये भी है। द पोएम टच्ड ऑन द थीम ऑफ ग्रोइंग अप एंड लीविंग चाइल्डहुड बिहाइंड। पोएम इस थीम पर भी बेस्ड है कि किस तरीके से एकदम से एज बढ़ती है और जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, वो पीछे छूटता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी थीम हुई, कौन कौन सी है। मेन थीम जो होगी वो क्या होगी, थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया, चाइल्डहुड इनोसेंस है, पासिंग ऑफ टाइम है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज किया गया है, तो मेन इमेजरी, हर एक हमने इमेजिक जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था वो देखा, हर एक वर्ड किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है वो सारी चीजें देखी। तो पहला ही क्या है, इमेजरी। ठीक है, पोएटिक डिवाइस क्या होगी, इमेजरी। द पोएम इज रिच इन सेंसरी डिटेल्स क्रिएटिंग विविड इमेजेस इन द रीडर्स माइंड। जैसे जैसे हम रीड करते हैं पोएम को तो हमारे माइंड में अपने बचपन की यादें आती हैं, अलग अलग तरीके की इमेजरी क्रिएट होती हैं। ठीक है, इमेजेस क्रिएट होती हैं, तो इसलिए एक जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, इमेजरी। नेक्स्ट है मेटाफर, जगह जगह पर यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। द कंपैरिजन ऑफ हाउस टू अ ग्रैंडमदर एम्फसाइज द नर्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ द हाउस। और कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का कैसे, कि हाउस को एक लिविंग थिंग माना गया है। ठीक है, पोएम के अंदर हाउस को भी एक लिविंग थिंग माना गया है। हाउस इज पर्सोनिफाइड अ लिविंग बीइंग एम्फसाइजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द स्पीकर्स लाइफ। जो एम्फसाइज कर रहा है किस चीज को, स्पीकर्स की लाइफ को, उसके महत्व को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पोएम का स्ट्रक्चर, स्टाइल क्या है,
तो ये भी देखना है हमें। द पोएम फॉलोज अ फ्री वर्स। इसमें आपने देखा कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम है, फ्री वर्स स्ट्रक्चर है इसका, विद अ कन्वर्सेशनल टोन। आप देखोगे लाइंस भी ऐसा कोई डिफिकल्ट टिपिकल वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है टेक्स्ट में, है ना। तो एक कन्वर्सेशन वे में सारी चीजें कन्वे की गई हैं एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया है। दिस स्टाइल क्रिएट्स एन intimate and personal atmosphere, drawing the reader into the speaker's memories। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है पोएम का, जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया हो, अपनी आम भाषा का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ फ्री वर्ड्स में है, कोई राइमिंग स्कीम के लिए कोई टिपिकल वर्ड्स को यूज नहीं किया गया है, तो इससे क्या होता है, रीडर और भी ज्यादा अटैच्ड होते हैं राइटर से। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं और जो राइटर है वो अपनी फीलिंग्स को एकदम फ्री वे में कन्वे कर पाती है और रीडर उससे ज्यादा अटैच हो पाते हैं। ये चीज यहाँ पे कही गई है। अब ओवरऑल माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज अ पेजेंट एंड evocative poem and explore the human experiences of nostalgia and the passing of time। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये पोएम है। आई होप ये आपको क्लियर होगी। छोटी सी पोएम है, इसकी थीम, इसकी समरी, इसका पोएटिक स्ट्रक्चर, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। मेन थिंग इसका पब्लिकेशन, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। ये भी पब्लिश जो हुई है ये कमला दास जी के एक पोएटिक कलेक्शन के अंदर ही पब्लिश होती है ये पोएम भी, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। तो उस पोएटिक कलेक्शन का भी नाम क्या है, कमला दास जी का जो फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन था, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है कि फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन कौन सा था, समर इन कैलकाटा। ठीक है, समर इन कैलकाटा कब पब्लिश होता है, 1965 में। ये कमला दास जी का ना फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन था। वेट अ मिनट, 1965। ठीक है, इसी के अंदर ये पोएम भी पब्लिश होती है। ऐसे ही एन इंट्रोडक्शन जो है वो भी इसी पोएटिक कलेक्शन में आई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पब्लिकेशन भी हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो इसी पोएम से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि आप सारे एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर आपने ये स्टार्टिंग के ये जो 10 मिनट्स हैं वो आपने ध्यान से सुना है, तो आप सारे एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस? ऑप्शंस हैं लव एंड रिलेशनशिप, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स, या फिर नेचर एंड ब्यूटी। आई थिंक आपको ऑप्शन की भी नीड नहीं थी, आप क्लियरली इसका आंसर लगा सकते हो। क्या है मेन थीम, क्या बताई थी, नॉस्टैल्जिया एंड चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट डज द हाउस सिंबलाइज इन द पोएम? तो हाउस क्या सिंबलाइज करता है? हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की, तो उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि हाउस क्या सिंबलाइज कर रहा है पोएम में। अ सेंस ऑफ कन्फाइनमेंट, अ सेंस ऑफ फियर, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, अ प्लेस ऑफ डार्कनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? इस पोएम का टोन आपको कैसा लगा? हैप्पी एंड सेलिब्रेटरी, नॉस्टैल्जिक एंड रिफ्लेक्टिव, एंग्री एंड डेफिएंट, या फिर सैड एंड मेलनकॉलिक? हालांकि एक जगह को आपको लगेगा कि इसमें कहा गया है ना कि बचपन पीछे छूट जाता है, तो वो भी एक सैड तरीके से मेलनकॉलिक वे से लग रहा है, लेकिन मेन क्या है, मेन टोन क्या है, नॉस्टैल्जिक एंड रिफ्लेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, what poetic device is used in the line the house was a grandmother? एक लाइन इसमें यूज हुई है, the house was a grandmother। तो उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? मतलब हाउस को सीधे सीधे कंपेयर कर दिया गया है ग्रैंडमदर से। ठीक है, तो मेटाफर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट डज द गार्डन रिप्रेजेंट इन द पोएम? गार्डन क्या रिप्रेजेंट करता है पोएम में? अ प्लेस ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, केयर फ्री एंड आइडिलिक चाइल्डहुड, या फिर अ प्लेस ऑफ डार्कनेस एंड फियर?
तो गार्डन जो रिप्रेजेंट करता है वो है अ केयर फ्री एंड आइडलिक चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चाइल्डहुड इन द पोएम। तो स्पीकर का क्या एटीट्यूड है अपने बचपन को लेकर पोएम में? रिग्रेटफुल एंड डिसअपॉइंटेड, नॉस्टैल्जिक एंड फॉन्ड, indifferent and detached, angry and resentful. Yes, nostalgic and fond. Option number B is the correct answer, nostalgic and fond. Moving to the next question. What is the speaker's relationship with their grandmother in the poem? पोएम में जो स्पीकर है उनके कैसे संबंध हैं अपनी ग्रैंडमदर से? डिस्टेंट एंड फॉर्मल, क्लोज एंड अफेक्शनेटेड, कॉन्फ्लिक्टेड एंड कॉम्प्लिकेटेड, या फिर इनडिफरेंट एंड डिटैच्ड। तो क्लोज रिलेशनशिप है तभी तो वो याद कर रही है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लोज एंड अफेक्शनेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्विंग इन द पोएम सिंबलाइज। तो स्विंग जो है पोएम में ये वर्ड जो आया है ये क्या सिंबलाइज करता है? अ सोर्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी, अ सिंबल ऑफ adulthood and responsibility, a source of joy and playfulness, a symbol of confinement and restriction. Yes, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। A source of joy and playfulness. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. Next is, what is the speaker's attitude towards growing up in the poem? तो बड़े होने या मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ग्रोइंग अप होने से जो स्पीकर है उसका क्या एटीट्यूड है इस चीज को लेकर? ऑप्शन है ईगर एंड एंथुसियास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा ईगरली वो वेट कर रही है कि वो जल्दी से बड़ी हो जाए, या फिर रेलेंटेंट एंड नॉस्टैल्जिक, या फिर इंडिफरेंट एंड डिटैच्ड, एंग्री एंड रिसेंटफुल। किस तरीके का उनका एटीट्यूड है, कैसा उनका रवैया है ग्रोइंग अप होने को लेकर? यस, रेलेस्टेंट एंड नॉस्टैल्जिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द वेल वाज अ माउथ। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? वही सेम, वेल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माउथ से कंपेयर कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, बिना एज या लाइक यूज किए हुए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? मेटाफर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द वेल रिप्रेजेंट इन द पोएम। तो ये वेल नाम का जो वर्ड आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पोएम में? अ सोर्स ऑफ फियर एंड डेंजर, अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड नरिशमेंट, अ सिंबल ऑफ अडल्टहुड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सिंबल ऑफ कन्फाइनमेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस। Yes, the correct answer is a source of life and nourishment. Option number B is the correct answer. Next is, in which year was Kamala Das' poem My Grandmother's House first published? तो हमने पब्लिकेशन ईयर की बात की थी, कौन से ईयर में पब्लिश होती है? 1965. Option number A is the correct answer. Next is, which collection of poems by Kamala Das includes My Grandmother's House? कमला दास के कौन से पोएटिक कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश होती है? ऑप्शन है समर इन कैलकाटा 1965, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस 1973, कलेक्टेड पोएम्स 1984. Yes, we have already discussed it. Summer in Calcutta 1965. Option number A is the correct answer. Next is, what was the name of publisher of Kamala Das' first poetry collection? अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर पब्लिशर का नाम पूछ लिया है जिसने कमला दास का फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन पब्लिश किया था। फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन समर इन कैलकाटा 1965 में पब्लिश करने वाला पब्लिशर कौन था? विच इंक्लूड माई ग्रैंडमदर्स हाउस, और उसने ही इस पोएम को उसमें इंक्लूड किया। ऑप्शन है ओरिएंट लॉन्गमैन,
पेंगुइन बुक्स, हार्पर कॉलिंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यस, पब्लिशर था ओरिएंट लॉन्समैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज in which literary magazine was My Grandmother's House first published before being included in a collection? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब पोएटिक कलेक्शन में उसको बाद में इंक्लूड किया गया, उससे पहले वो एक मैगजीन के अंदर छप चुकी थी पोएम। ठीक है, ये जो पोएम थी माय ग्रैंडमदर्स हाउस, वो पहले एक मैगजीन में पब्लिश होती है, उसके बाद उसको पोएटिक कलेक्शन में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैगजीन का नाम पूछा जा रहा है। इंडियन लिटरेचर, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर पोएट्री रिव्यू। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज द इलस्ट्रेटेड वीकली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट. Next is, what was the title of Kamala Das' first poetry collection published in 1965, which includes My Grandmother's House? तो देखिए, एक ही पर्टिकुलर वर्क को किस किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। समर इन कैलकाटा फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन 1965, और इसी में ये इंक्लूड की गई। नेक्स्ट इज, in which year Kamala Das win the Pan Asian पोएट्री प्राइज फॉर हर कलेक्शन समर इन कैलकाटा विच इंक्लूड्स माय ग्रैंडमदर्स हाउस? तो देखिए, यहाँ पे उनका जो पहला पोएट्री कलेक्शन था उसके लिए इन्हें एक अवार्ड मिला। अवार्ड था पैन एशियन पोएट्री प्राइज। ठीक है, वो कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था? तो ध्यान रखना, जब इस पोएट्री कलेक्शन का पब्लिकेशन ईयर ही 65 है, 1965 है, तो उससे पहले वाला ईयर का तो बात ही नहीं होनी है ना। तो 1963 तो वैसे ही कट हो जाएगा, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपको सोचना है कि पैन एशियन पोएट्री प्राइज बाकी के तीन ऑप्शंस में से कौन से ईयर में इन्हें दिया गया था, इनके पोएटिक कलेक्शन समर इन कैलकाटा के लिए। यस, राइट आंसर 1965 में ये अवार्ड मिलता है इन्हें। ठीक है, ध्यान रखना, 65 में ये पब्लिश होता है और 1965 में इसके लिए इन्हें अवार्ड मिलता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is, what was the name of publishing house that reprinted Summer in Calcutta, including My Grandmother's House in 1985? Yes. देखिए, स्टार्टिंग में समर इन कैलकाटा का ये पार्ट नहीं थी पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये 1965 में पब्लिश होती है तब इस पोएटिक कलेक्शन का पार्ट, ये जो पोएम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ये नहीं थी। ये 1985 में बाद में इंक्लूड की गई है इसी पोएटिक कलेक्शन में, समर इन कैलकाटा में। ये तो एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी, ठीक है, तो मैगजीन की हमने पहले चर्चा कर ली है। उस मैगजीन में पब्लिश होती है द इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया में, और उसके बाद इसको किसने इंक्लूड किया था 1985 में, जब इसे रीपब्लिश किया गया समर इन कैलकाटा को। तो ये ही पब्लिशर थे जो स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन में पूछे गए थे, ओरिएंट लॉन्समैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, in which anthology of Indian poetry published in 1993 was My Grandmother's House included? तो इंडियन पोएट्री की एक पोएटिक कलेक्शन 1993 में भी पब्लिश होता है, जिसमें माय ग्रैंडमदर्स हाउस को पब्लिश इंक्लूड किया जाता है। उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है, द ऑक्सफोर्ड इंडिया एंथोलॉजी ऑफ इंडियन पोएट्री, द पेंगुइन बुक ऑफ इंडियन पोएट्री, द हार्पर कॉलिंस एंथोलॉजी ऑफ इंडियन पोएट्री, या फिर द साहित्य अकेडमी एंथोलॉजी ऑफ इंडियन पोएट्री। ईयर से ध्यान रखना है, 1993 में इसको इंक्लूड किया गया था उसमें। तो राइट आंसर है यहां पर द ऑक्सफोर्ड इंडिया एंथोलॉजी ऑफ इंडियन पोएट्री। इसमें इस पोएम को भी इंक्लूड किया गया, माय ग्रैंडमदर्स हाउस को। नेक्स्ट इज,
What is the speaker's attitude toward their grandmother's house in the poem? तो ये हम पहले देख चुके हैं, इंडिफरेंट है, नॉस्टैल्जिक है, एंग्री है, फियरफुल है। तो क्या हो जाएगा? नॉस्टैल्जिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस इन द पोएम? तो इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो सिंबलाइज करता है चाइल्डहुड इनोसेंस को पोएम में? द स्विंग, द वेल, द गार्डन, या ऑल ऑफ द अबव? यस, स्विंग भी वही बचपन को की याद दिलाता है, चाइल्डहुड इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है, बेल भी और गार्डन भी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों चीज सिंबलाइज करती हैं चाइल्डहुड इनोसेंस को। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द ओल्ड वुडन चेस्ट इन द पोएम रिप्रेजेंट? A source of fear, a symbol of adulthood, a repository of memories, a source of comfort? Yes, क्या होगा राइट आंसर? A repository of memories. Option number C is the correct answer. Next is, what is the tone of the poem's ending? पोएम का जब एंड होता है तो उस समय पर कैसी टोन है पोएम की? मेलनकॉलिक है, जॉयफुल है, एंग्री है, इंडिफरेंट है? यस, पोएम की लास्ट लाइन में मेलनकॉलिक है, वो थोड़ी सी दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर अब नहीं रही हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, तो मेलनकॉलिक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द हाउस वाज अ ग्रैंडमदर? ये रिपीटेड है, इसका आंसर है मेटाफर। नेक्स्ट इज व्हाट डज द स्पीकर्स ग्रैंडमदर रिप्रेजेंट इन द पोएम? स्पीकर की जो ग्रैंडमदर हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं पोएम में? अ सोर्स ऑफ फियर, अ सिंबल ऑफ अडल्टहुड, अ नर्चरिंग फिगर, या फिर अ सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट? क्या होगा राइट आंसर? अ नर्चरिंग फिगर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोमिनेंट इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम? तो डोमिनेंट इमोशन कौन सा जो एक्सप्रेस हुआ है पोएम में? नॉस्टैल्जिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ द पोएम? इनमें से कौन सी थीम नहीं है पोएम की? चाइल्डहुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, लव, या फिर सोशल जस्टिस? तो क्या नहीं है? सोशल जस्टिस इसकी थीम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द गार्डन इन द पोएम रिप्रेजेंट? पोएम में जो गार्डन वर्ड आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, अ केयर फ्री एंड आइडलिक चाइल्डहुड। ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट इज विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द वेल वाज अ माउथ? ये भी रिपीटेड है, मेटाफर इसका राइट आंसर है। एंड व्हाट डज द बेल इन द पोएम रिप्रेजेंट? अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड नरिशमेंट। दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। ओके देन, पोएम से इतने ही क्वेश्चन बनते थे, वो हमने किए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ जाएंगे। इससे अगले जो इंडियन राइटर हैं उनकी वीडियो कल आएगी, उसमें हम इम्पोर्टेंट उनकी बायोग्राफी करेंगे और उससे रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।